हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक जीएस सेंटर। हाँ, आज हम लोग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ मनी के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल में हर एक टॉपिक के ऊपर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड किया जाता है, साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिया जाता है ताकि आप इसको सही तरीके से नोट कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानो कि मनी का मेजरमेंट करना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि ये चीज़ जानो कि इन्फ्लेशन जो होता है या डिफ्लेशन, जैसे कोई वस्तु का, कोई भी ऑब्जेक्ट का जब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होता है, ये डिपेंड करता है सिर्फ मनी सप्लाई के ऊपर। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में जितना मनी होगा तो लोगों के पास जितना अधिक होगा तो डिमांड उतना होगा, और डिमांड होने के कारण प्राइस क्या होता है वो ज़्यादा हो जाता है, प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। तो बस इसका मतलब हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपका जो मनी सप्लाई है इस पर आपको शिकंजा कसना पड़ेगा, मतलब इसको स्क्वीज करना पड़ेगा। तो मनी सप्लाई को स्क्वीज करने के लिए या मार्केट में लिक्विडिटी मतलब पैसा जो होता है उसको बढ़ाने के लिए आरबीआई भी स्टेप लेती है और गवर्नमेंट भी स्टेप लेती है। गवर्नमेंट अपना फिस्कल पॉलिसी से कंट्रोल करती है, टैक्सेस को घटा और बढ़ाकर। आरबीआई अपना मॉनेटरी पॉलिसी से करती है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपको एक मार्केट में कितना मनी है इसका मेजरमेंट सही तरीके से हो। इसके लिए यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे मनी को मेज़र किया जाता है। यहाँ पे मैंने सिंपल शब्दों में लिख दिया कि आरबीआई डिटरमाइन करती है मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहला जो होता है वो यहाँ पे है M0 है आपका रिज़र्व मनी कहते हैं इसको। तो रिज़र्व मनी क्या होता है? तो रिज़र्व मनी होता है आपका, इसमें रिज़र्व मनी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लोगों के पास जितना करेंसी है, लोगों के पास जितना करेंसी है प्लस डिपॉजिट जितना कमर्शियल बैंक में है, ये दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको रिज़र्व मनी मिलेगा। लेकिन इसके अलावे बिसाइड दिस आरबीआई हैज़ बिन पब्लिशिंग 4 मोर मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो मतलब रिज़र्व बैंक के अलावे आरबीआई 4 और ज़्यादा तरीके से मनी को, मार्केट में जितना मनी है उसको कैलकुलेट करती है। बस ये सारा चीज़ ये आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म जानना पड़ेगा। ठीक है जी, तो टर्म का ये जानना पड़ेगा आपको, डिमांड कितना टाइप का होता है, डिपॉजिट कितना टाइप का होता है, सॉरी। तो डिपॉजिट कितना टाइप का होता है, जो बैंक में आप डिपॉजिट करते हो वो 2 तरीके से करते हो। एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट, जैसे आप सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट में आप जितना पैसा डिमांड डिपॉजिट किए हो वो होता है। इसमें क्या है कि इसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, पैसा जितना रखते हो डिमांड डिपॉजिट में। एक चीज़ आप सुने होंगे एफडी, जिसमें कि टाइम डिपॉजिट होता है। इसमें आपको डिपॉजिट करने के बाद एक टाइम के बाद ही आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। तो डिपॉजिट 2 तरीके से होता है। उसके बाद बैंक भी यहाँ पे कई तरीके से होता है, लेकिन मेजरमेंट ऑफ मनी के लिए 2 बैंक आपको देखना पड़ेगा। एक कमर्शियल बैंक होता है, एक पोस्ट ऑफिस बैंक होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस वही जिसमें कि हम लोग लेटर्स को यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, भेजा करते हैं। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में आपको एक ही जानना पड़ेगा कि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट भी खुलता है। चलो, कमर्शियल बैंक, इसमें कोऑपरेटिव बैंक को ऐड नहीं किया जाएगा। तो कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है वो आपका M1 हो जाएगा। M1 क्या होता है आपका, M1 में क्या क्या कैलकुलेट होता है, तो सबसे पहले C प्लस DD प्लस OD। अब यहाँ पे जानना पड़ेगा कि C क्या है। C है आपका करेंसी जो लोगों के पास, जनरल पीपल के पास अवेलेबल है। इसके बाद डिमांड डिपॉजिट, आपको जैसे मैंने बताया कि डिपॉजिट 2 तरीके से होता है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट का बात करेंगे तो कमर्शियल बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है उसका बात कर रहे हैं, ना कि पोस्ट ऑफिस की बात। तो डिमांड डिपॉजिट। और अदर डिपॉजिट क्या होगा, अदर डिपॉजिट होता है वो सारा डिपॉजिट जो फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, फॉरेन बैंक के द्वारा किया गया, वर्ल्ड बैंक IMF के द्वारा किया गया या नाबार्ड के द्वारा किया। अगर ये सब सारा जितना भी डिपॉजिट किया है इसको इंक्लूड किया जाता है M1 में। इसमें आप एक चीज़ याद रखना अलग से कि जितना गवर्नमेंट बैंक होता है या फिर गवर्नमेंट जो होता है, इंडियन गवर्नमेंट होता है, वो पैसा कैलकुलेट नहीं किया जाता है अदर डिपॉजिट में। तो बस आप यहाँ पे समझ रहे हो, M1 का मतलब होता है कि करेंसी, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। उसके बाद M2 में आपको बस ये चीज़ जानना है कि M1 का ये सारा चीज़ ऐड होगा, प्लस आप डिमांड डिपॉजिट कर दो एक पोस्ट ऑफिस का, क्योंकि आपके पास 2 डिमांड डिपॉजिट है, एक कमर्शियल बैंक वाला और एक है आपका पोस्ट ऑफिस वाला। तो ये दोनों ऐड हो गया इसमें। ठीक है, दोनों का डिमांड डिपॉजिट।
इसके बाद M3 जो कि आपको ब्रॉड मनी कहलाता है, ये लोग नैरो मनी कहलाता है। अभी कैसे आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको मनी सप्लाई के बारे में बताऊंगा। M3 में आपका M1 रहेगा। M1 मतलब क्या हो गया, आपको करेंसी लोगों के पास, डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास और अदर डिपॉजिट हो जाएगा। तो डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक का और कमर्शियल बैंक का टाइम डिपॉजिट, मतलब ये दोनों, मतलब कमर्शियल बैंक का सारा चीज़, ठीक है। और M4 क्या होता है, M4 में मनी सप्लाई बहुत अधिक होता है। मतलब M3 का सारा, मतलब आप इसमें ले सकते हो कि कैश लोगों के पास कितना है, डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक में कितना है, टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक में कितना है, उसके बाद आपका टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस वाला भी, मतलब पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों, कमर्शियल बैंक का डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों, लोगों के पास कितना पैसा है वो भी, और अदर डिपॉजिट भी, ये सारे मिला के M4 बनता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से 4 और तरीके से RBI कैलकुलेट करती है कि मार्केट में कितना पैसा है। इसको याद करने का और एक तरीका आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि कमर्शियल बैंक का जो आपका एक डिमांड डिपॉजिट होता है, टाइम डिपॉजिट होता है, पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, और ये आपका एक अलग हो गया कैश लोगों के पास जो होता है। तो M1 में ये होता है और ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप अदर डिपॉजिट भी ले सकते हो जो सब में होता है, ठीक है। अब उसके बाद M2 में आपका कैश तो रहेगा ही, क्योंकि M1 होता है तो ये दोनों रहेगा आपका, साथ में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का ऐड हो जाता है। M3 में आपका कमर्शियल बैंक का सारा चीज़ हो जाएगा और M4 में आपका टोटल हो जाएगा। ये टेबल से आप चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हो। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि जानो कि आप M1, M2, M3, M4 अगर आप इस तरीके से आओगे, सुनो आप बात को, अगर M1, M2, M3, M4 तो आपका मनी सप्लाई क्या होगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो मनी सप्लाई जो होगा आपका इंक्रीज होगा। आप देख रहे हो कि इसमें ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, तो मनी सप्लाई तो इधर से आने पे बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यदि आप इधर से ट्रेवल करोगे तो लिक्विडिटी आपका बढ़ेगा। ये दोनों आप बस जान लो कि इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि लिक्विडिटी जो होता है वो लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा M1 का होता है और मनी सप्लाई सबसे अधिक M4 का होता है। फिर आप बताओगे सर लिक्विडिटी तो होता है लोगों के पास कितना पैसा है, तो पैसा तो जहाँ मनी सप्लाई जहाँ ज़्यादा है वहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा होना चाहिए, फिर लिक्विडिटी M1 का ज़्यादा क्यों है। तो इससे पहले आपको लिक्विडिटी समझना पड़ेगा ठीक से कि लिक्विडिटी क्या होता है। एक्चुअली लिक्विडिटी होता है एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू करेंसी, मतलब लिक्विडिटी होता है करेंसी को देखता है कि किस तरीके से करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो आप। जैसे आप अगर दुकान जाते हो तो दुकान जाते समय आप कैश से आसानी से सामान खरीद लोगे, या फिर कैश नहीं है तो आपके पास बैंक है तो आप बैंक जाओगे, बैंक से पैसा उठाओगे फिर लाओगे, तो ये लिक्विडिटी थोड़ा हार्ड हो गया यहाँ पे लिक्विडिटी। इसके बाद अगर आपके पास गोल्ड है तो फिर गोल्ड के लिए आपको सबसे पहले गोल्ड से पैसा यहाँ पे गोल्ड बेचकर पैसा लाना पड़ेगा कैश, तो ये तो और हार्ड हो गया। तो लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है आपको कि करेंसी को कितने इजीली आप कोई भी चीज़ को करेंसी में कैसे इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। आया समझ में। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे M1 में सिर्फ और सिर्फ करेंसी है, बट यहाँ पे जैसे दूर जाओगे तो ये बैंकिंग सिस्टम आ गया। क्या आ गया जी आपका, इसमें सिर्फ और सिर्फ करेंसी है। इसमें क्या होता है लिक्विडिटी कम है, क्योंकि बैंक में है, डिमांड डिपॉजिट में है, टाइम डिपॉजिट में है, डिमांड डिपॉजिट में है, टाइम डिपॉजिट में है, तो सबसे अधिक लिक्विडिटी जो होगा आपका वो M1 में होगा, ना कि M4 में होगा। लेकिन मनी सप्लाई सबसे अधिक M4 में होगा, ठीक है। ये आपको जानना है, बस इसमें आपको इतना ही चीज़ जानना था। एक होता है आपका मनी मल्टीप्लायर, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है ब्रॉड मनी बाय रिजर्व मनी। ब्रॉड मनी जैसे कि मैंने बताया M3 होता है बाय M0 होता है। ब्रॉड मनी एक्चुअली क्या होता है, ये बताता है कि बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट चेंज होने के कारण मनी सप्लाई कैसे चेंज होता है। नहीं, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट हो गया, आपका टाइम डिपॉजिट हो गया नीचे में, तो जैसे जैसे मनी सप्लाई, जैसे जैसे डिपॉजिट बढ़ रहा है मनी सप्लाई भी बढ़ रहा है, या फिर कैसे घट रहा है। तो ये चीज़ को जानने के लिए ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ है जो आपको जानना है। इसका एक एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो कि जैसे डिपॉजिट के कारण मनी सप्लाई कैसे चेंज होता है। जैसे आपके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया आप SBI में यहाँ पे अगर जमा कर देते हो तो हर एक बैंक क्या करती है, अपने डिपॉजिट का कुछ पार्ट CRR और SLR में रखती है। तो मान लीजिए कि 100 का 10 रुपया वो रख लेती है यहाँ पे, और 90 रुपया वो इसके पास SBI के पास है। और मान लेते हैं वो पर्सन फिर से 90 रुपया वहाँ से विड्रॉ करती है, और फिर से ये, या फिर यही बैंक
छोड़िए, यही बैंक ये 90 रुपया फिर पंजाब नेशनल बैंक में जाके डिपॉजिट करती है। तो टोटल डिपॉजिट यहाँ पे कितना हो गया आपका, वो हुआ 190 रुपया। तो आप देख रहे हो मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो डिपॉजिट के कारण मनी सप्लाई भी चेंज करती है। इसलिए यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर से देखते हैं कि डिपॉजिट बार बार चेंज करने के कारण मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि मनी सप्लाई देखिए यहाँ पे है ₹100 ही, लेकिन मनी सप्लाई उसी 100 का 190 हो गया है। तो बस इसको आप लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 मिनट, ये आप यहाँ पे रहा, ये फर्स्ट पेज ये रहा आपका, ये यहाँ पे रहा, ये इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको साधारण शब्दों में इसको आप अपने तरीके से आप लिख सकते हो। तो इस टाइप का और सारा वीडियोस के लिए जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक नोट्स प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे सही तरीके से। हाँ, तो इसको आप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू।